अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग विद कल्ब अब्बास और मैं उमर फ़ारूक। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कल्ब अब्बास साहब। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। डियर व्यूअर्स, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। ईद का दिन है सर, हम ईद की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं? ईद तो फ़ारूक बच्चों की होती है। हम लोग तो अब उस एज से निकल आए कि जिसमें एक्साइटमेंट हो, हल्ला गुल्ला हो। तो ईद नमाज के बाद फिर साथियों, दोस्तों, रिलेटिव्स के यहाँ हल्का फुल्का आना जाना होता है। पता नहीं, ये स्टार्ट से ही कुछ मेरा ऐसा मिजाज है कि जो मेरे ईद डेज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा खिलंडरे टाइप नहीं होते, फुल ऑफ जॉय नहीं होते। मैं ऐसे चुपचाप सबमिसिव रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा सादगी से सेलिब्रेट किया जाए। अच्छा, इस बार ईद का थीम भी यही था, हमने भी बार बार कहा और पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े नामों ने भी फ़रोग़ दिया कि इस ईद को ख़ास तौर पर सादगी से मनाना चाहिए क्योंकि जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा है, सादगी जैसी तो बड़ी नेमत ही नहीं है सर। सादगी में आप ओरिजिनल होते हैं, उसमें ना वो तसन्नो, बनावट, आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, उसमें आप खुद होते हैं। तो फिर अगर आप इतना ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं कपड़ों पे या आप शूज़ पे कि जिससे कुछ और लोग और उनके जज्बात मजरूह हो रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप सादगी से गुजारें। फिर इन डेज़ में ना, जैसे आपने कहा है कोरोना डेज़ में हर आदमी का कारोबार जो है वो मुतासिर हुआ है। बिल्कुल। तो जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं उनका भरम रखने के लिए आई थिंक इट्स ए वेरी गुड स्टेप कि इसको ओवरऑल जो है वो सिंप्लिसिटी के साथ मनाया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसे मैंने बिल्कुल डिफरेंट सा रखना है, बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से लेके चलूँगा। आज की हमारी टोटल जो डिस्कशन होगी वो आपकी शायरी पे, आपकी जर्नी पे और आपकी लाइफ के रिलेटेड होगी। सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ की जर्नी बताइए। लाइफ जर्नी में फ़ारूक, मेरी बर्थ हुई थी अपने नेटिव विलेज आबाई गांव में। डेरा इस्माइल खान का एक नवाही गांव है, तहसील प्रोवा है और चाह हुसैन खान उसका नाम था। काफ़ी पुराने गांव के नाम ऐसे होते हैं जिसमें चाह आता है। चाह कहते हैं कुएं को ना, तो सराइकी में उसका नाम है हुसैन खान द खू। ओके। आप ऐसे भक्कर में देखें, एक चाह चिमनी वाला है, चाह चिमनी वाला, तो वो चाह भी वही, वहाँ पे पहले कोई बहुत शायद कुआं होता था। तो हमारे आबा अजदाद में से एक बुजुर्ग हस्ती थी हुसैन खान, तो फिर उन्होंने वो कुआं खोदा था, फिर वहाँ पर आबादी हुई थी, तो वहाँ मेरी बर्थ हुई। मेरे वालिद साहब का शुरू से शौक़ था कि जो मेरे बच्चे हैं वो पढ़ें लिखें, तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया और हम 1988 या 1989 में भक्कर शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर देहात था तो फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो सिर्फ पढ़ाई की वजह से मेरे वालिद साहब यहाँ मूव करके आए। लेकिन ये उसने इत्तेफाक कहें कि मेरा भक्कर में दिल नहीं लगा और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने जो है डिसलाइकिंग शो की इस शहर के हवाले से। यहाँ मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, ये शहर नया था, मोहल्ला नया था, यहाँ का लाइफस्टाइल और था, और फिर हमारे यहाँ पर ज़्यादा रिलेटिव्स भी नहीं थे। तो ना बिल्कुल मैं एक कन्फाइंड होके रह गया, एक सबमिसिव जैसे बच्चा होता है ना, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था। फिर जब मैं क्लास 6 में गया तो मैंने वालिद साहब को कहा कि अब मैं यहाँ पे मिसफिट हूँ, आप प्लीज़ मुझे वापस भेजें। तो वालिद साहब नाराज़ हुए थे, उन्होंने कहा यार मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ जंगल से, उस देहात से निकाल के, कि आप शहर में रहेंगे, लोगों को दफातर जाते हुए देखेंगे, उनकी कारें देखेंगे, उनकी कोठियाँ देखेंगे, आप उनसे मुतासिर होंगे, आप भी लाइफ में कोई एम रखेंगे, आप दोबारा उस देहात और जंगल की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो खैर 8वीं जमात में मैं था, मॉडल स्कूल में पढ़ता था। ओके। सो आई कन्विंस्ड हिम, मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि अब प्लीज़ मुझे भेजें, इंशाल्लाह पढ़ाई पे हर्ज नहीं आएगा। तो फिर क्लास 8, 9th और 10th में मैं वापस चला गया था अपने गांव। तो मेरी ये तीनों क्लासेस मैंने नाईवेला हाई स्कूल से पास की, गवर्नमेंट हाई स्कूल नाईवेला से, ये भी हमारे गांव के करीब था।
तो फिर उसके बाद मुझे पता चल गया कि घर से दूर रहना, रिश्तेदारों के एहसान लेना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो फिर मैं वापस आ गया यहाँ पे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर से मैंने की। उसके बाद इंग्लिश में मास्टर्स करने के लिए मैं बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी मुल्तान चला गया। और वहाँ से फ़ौरन जो ही मैं वापस आया 2005 में, तो मैंने जो है ना ऑनरेरी टीचिंग स्टार्ट कर दी अपने ही कॉलेज में, जहाँ मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर में, ऑनरेरी बेसिस पे ना, कि मुझे बस सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। वहाँ पढ़ाया, फिर चंद दिन यानी 40 दिन, पूरे 40 दिन यूँ समझ लें कि मैंने चिल्ला काटा। पाकिस्तान पब्लिक स्कूल दुल्लेवाला में मैंने पढ़ाया। देन आई मूव टू रावलपिंडी। NRSP का कोई इदारा था, झेली इदारा, उसमें मैंने जॉब की 7-8 दिन। लेकिन चूँकि वो टीचिंग नहीं थी तो मैं उसमें ना मिसफिट था, वो फिर मैं क्विट करके वापस आ गया। तो फिर मैंने DPS में पढ़ाना स्टार्ट किया। 6 माह मैंने यहाँ पढ़ाया DPS में। और फरवरी 2006 में मुझे ऑफ़र हुई कॉमर्स कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स भक्कर, वहाँ पर मैंने जाके पढ़ाया। 3 साल पढ़ाया वहाँ पे। उसके बाद फिर ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स आई थी, पोस्ट्स आई थी, उस पर मैंने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो 2009 में जो है वो मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो अक्टूबर 2009 से लेकर फिर ऑनवर्ड आज तक मैं इसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, और अंदर का जो शायर है वो कब जागा? हाँ, क्लास 6 में था मैं जब मैंने पहला शेर कहा था। 6th क्लास में? हाँ। लेकिन ज़ाहिर है वो एज इतनी कम थी कि आप इतनी ज़्यादा रवानी से अशार नहीं कह सकते। चंद एक अशार कहे होंगे। तो वो गालिब का दीवान, सॉरी टू कट यू, गालिब कहता है कि उसका दीवान भी कुछ ऐसा था कि वो अपनी इब्तदाई शायरी पढ़ के शायद उसे गुस्सा आता था। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा था? वो मैंने अपना मुसवदा सेव रखा हुआ है। फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो फिर मैंने डॉक्टर अशरफ कमाल साहब से इस्लाह ली। तो शायरी में जिन्होंने मेरी सबसे पहले इस्लाह की वो हमारे आज भी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर के शोबा उर्दू के सदर हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर अशरफ कमाल साहब। उन्होंने मुझे इस्लाह दी थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ समझ लें उनकी उंगली पकड़ के मैंने इस मैदान में चलना शुरू किया था। तो वो मुसवदा पढ़ा है, कभी कभी मैं उठा के देखता हूँ तो गुस्सा तो नहीं लेकिन हंसी आती है। वो जज्बात भी मेरे लिए बहुत अहम है। उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा था, मैं चीज़ों को कैसा देख रहा था। तो यूँ समझ लें कि मेरे पास तो काफ़ी अर्सा पहले का कल्ब अब्बास सेव है। क्या बात है। अच्छा, आपको ये एहसास खुद से हुआ था या एप्रिसिएशन मिली थी कि आपको एक शायर बनना है, फिर आपने पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टेजेस पे जाके पढ़ा, मुशायरों का आप हिस्सा बने? नहीं, ये ना फ़ारूक नेचुरल टैलेंट होता है। आप अगर शायर हैं ना तो अल्लाह पाक आपके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम जो है ना वो लगा देते हैं, फिर वक्त आने पे वो आपके सामने आता है। एक तो आप सुपर सेंसिटिव होते हैं, आप चीज़ों को आम जावियों से नहीं देखते, आप मखसूस जावियों से देखते हैं, आप हसास होते हैं, वाक़यात का आपके ऊपर अच्छा खासा गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। तो आप इतने ज़्यादा ना आउटस्पोकन भी नहीं होते। इससे मुमकिन है कुछ लोग एग्री ना करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो आर्टिस्ट होता है ना वो अक्सर खामोश रहता है, वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है, उसकी कंपोजिशंस जारी होती हैं। वो चाहे अदाकार है, वो चाहे शायर है, वो चाहे नावल निगार है, वो चाहे कोई सिंगर है, कंपोज़र है, वो उसका जो असल जहान है ना वो उसका माइंड होता है। ठीक है। और आप लिखते कब हैं? जब आप सामने से मुतमईन नहीं होते फिर आप लिखते हैं। आप उसमें ऐड करते हैं कि ये जहान यूँ नहीं होना चाहिए। एक इंग्लिश में हम टर्म यूज़ करते हैं यूटोपिया। यूटोपिया का माना होता है एक अनदेखी दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया। तो हकीकत पर भी शायरी होती है। जो आप देख रहे हैं आप उसमें आप उसको कैसे ले रहे हैं। एक हादसा हुआ, ठीक है, उसमें कई लोग मारे गए, आपने वीडियो दिखा दी, अब उसको देखने वाले मुख्तलिफ असर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर उसको डिफरेंट एंगल से देखेगा, साइंटिस्ट उसको डिफरेंट एंगल से देखेगा, मीडिया का आदमी उसको डिफरेंट एंगल से देखेगा। बिल्कुल। शायर तो जनाब उसने अगर सपोज लाशें देख ली, बच्चों की देख ली,
मैं एक आपको सिंपल वाक़या बता रहा हूँ। लेडीज़ हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो कितने ज़ख्मी हुए, वो इसका गहरा असर लेता है। तो जो शायर के हैं ना सेंसर्स, वो बहुत शार्प होते हैं, जो उसके रिसीवर्स हैं ना वो बड़े शार्प होते हैं। तो अल्लाह पाक फिर कोई ना कोई ऐसी स्टेज ले आता है जहाँ पर उसके ऊपर मुनकशिफ हो जाता है कि ही इज़ अ पोइट, एंड देन ही स्टार्ट्स राइटिंग एंड कंपोजिंग पोइट्री। तो मेरे साथ भी ये मैंने बताया आपको क्लास 6 में ऐसे हुआ। एक स्पीच की थी मॉडल हाई स्कूल में, हमारे हेड मास्टर साहब थे, आई थिंक मोहम्मद हयात साहब। ओके, आई थिंक नाउ ही हैज़ पास्ड अवे, फौत हो गए। उनकी ना उस स्पीच उन्होंने असेंबली में की थी, मैं 6ठी जमात में था। उनकी ना वो स्पीच बड़ी इंस्पिरेशन वाली थी, तो उसको ना सुन के फिर मैंने वो शेर कहा और अब्बू को जाके पहले सुनाया था। तो ये नहीं कहा था कि ये मैंने लिखा है। तो फिर अब्बू ने भी पजीराई की थी कि हाँ यार ये आपके हेड मास्टर का बहुत अच्छा शेर है, एंड आई वॉज हैप्पी विद इन माई सेल्फ कि है तो मेरा ठीक है। एप्रिसिएशन तो आपकी थी मिली, हाँ वो एप्रिसिएशन भी मुझे मिली, और एप्रिसिएशन बहुत काउंट करती है यार। डेप्रिसिएशन भी काउंट करती है, एप्रिसिएशन भी काउंट करती है, तारीफ भी काउंट करती है, तनकीद भी काउंट करती है। अच्छा, शायरी का आपने आगाज़ लिया, कहते हैं कि जो शायर होता है ना उसके सामने एक तस्वीर होती है, ऐसी कोई थी जिसके लिए शायरी करते थे? पता नहीं ये कौन कहते हैं कैसे होता है, कुछ हद तक ठीक है। जो शायर का कैनवस है ना फारूक, शायर का कैनवस, उसका कैनवस पूरी कायनात है। आप यूँ नहीं कह सकते कि एक महबूब है बस वो उसी पर पोइट्री कर रहा है, नहीं, महबूब भी है और बाकी कायनात भी है। इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर हैं वो शायर के ख़याल का ख़मीर हैं। ओके, ठीक है, वो उसका इनपुट है, फिर वो एक्सप्रेस करता है। उसमें महबूब भी आ सकता है, उसमें रकीब भी आ सकता है, उसमें गुर्बत भी आ सकती है, उसमें हुस्न फितरत भी आ सकता है, उसमें दोस्ती भी आ सकती है, उसमें आस्तीन के साम भी आ सकते हैं, ठीक है, उसमें मज़हब भी आ जाता है, ईमान भी आ जाता है, अकीदा भी आ जाता है, और आपके सारे महसूसात उसमें आ जाते हैं। तो जो शायर है उसके लिए ये जो पूरी कायनात है ये एक मैटर है जिस पे वो पोइट्री कर सकता है। आप किसी की भी बुक उठा लें पोइट की, यूँ नहीं मिलेगा आपको कि वो सिर्फ महबूब की आंखों का तस्करा कर रहा है, उसकी जुल्फ़ों का तस्करा कर रहा है, उसकी जबीन पर कसीदे लिखे जा रहे हैं, नहीं, कहीं कहीं आपको ये ग्लिम्स मिलेंगे और फिर वो शिफ्ट कर जाएगा किसी और तरफ, उधर आएगा फिर शिफ्ट कर जाएगा, उधर आएगा फिर शिफ्ट कर जाएगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि चंद एक शुअरा में जो शायरी का आगाज़ है, नुक्ता आगाज़, शायद वो हुस्न महबूब हो। लाइक जॉन एलिया एक तस्करा करते हैं करैक्टर का, आई डोंट नो वो है या नहीं, फारेहा फारेहा फारेहा, वो क्या है फारेहा, वैसे है या बस ये उनके तख़य्युल था? हाँ, तख़य्युल भी हो सकता है, मेरी मुताले में ये बात नहीं आई, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने अपनी शायरी में ना एक दो जगह पे इस्तेमाल किया नेहा। नेहा, पता नहीं इंडियन ड्रामा में देख रहा था, उसमें वो नेहा एक नाम आया, तो मैंने अपनी गज़ल में ना एक आई थिंक रदीफ़ ही नेहा रख दी, तो मुझे अच्छा लगा तो वो उसको मैंने ऐड कर लिया। आई डोंट नो कि जॉन एलिया सरकार के वो फारेहा से क्या वाकई फ़िज़िकल एक्चुअल रिलेशन थे या उनकी वो पार्ट ऑफ इमेजिनेशन थी, सो आई डोंट नो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कोई नाम ऐड कर दें। बिल्कुल। अच्छा, एक शायर, अदीब, उस्ताद और मुख्तलिफ सिलसिले हो जाते हैं ना, इतना कुछ को कैसे मैनेज करते हैं? फ़ारूक, ये बहुत मुश्किल काम है वाकई, ठीक है। जब आप पे ना एक स्टैंप लग गई है कि आप ये हैं, तो वो आपकी पहचान बन जाती है। मसलन आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, तो आपका सारा लाइफस्टाइल वैसा होगा, और अगर आप उससे निकलना भी चाहेंगे तो लोग आपको निकलने नहीं देंगे। आप शोबिज़ के आदमी हैं, ठीक है, तो आपका लाइफस्टाइल वैसा होगा। आप एक टीचर हैं तो लोग आपसे वही एक्सपेक्ट करेंगे जो कॉमनली एक टीचर से किया जाता है। आप शायर हैं तो शोरा जैसे होते हैं वो आपसे लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे।
तो मेरी ज़ात में कुछ ऐसा हुआ कि ये सारे ग्लिम्पसेस ऐड हो गए इत्तेफाक से, और इनमें से कोई भी अननेचुरल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पोइट्री एडॉप्ट की हुई है खा मखा, मेरे गले का फंदा बन गई है, अब मैं इसे निकल भी नहीं सकता, तो नहीं, पोइट्री मेरी रूह है। अगर मैं कहूँ टीचिंग, ये मेरी ज़ात का हिस्सा है और मुझे इससे बहुत लगाव है, मेरा पैशन है ये। बल्कि मैंने तो डियर ऑडियंस के लिए शायद ये नई बात हो कि जब मैं इंग्लिश कर रहा था बहाउद्दीन ज़करिया में, और मैंने एक प्रेजेंटेशन दी, तो हमारी एक मैडम थी, मैडम फ़रखंदा, आई थिंक मैडम फ़रखंदा जबीन, तो शी वॉज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड। और वो फिर मेरी प्रेजेंटेशन के बाद क्लास के बाहर मुझे आके मिली। उन्होंने कहा कल्बे अब्बास में बहुत मुतासिर हुई हूँ आपके टीचिंग स्टाइल से, तो क्या बनना चाहेंगे आप लाइफ में? मैंने कहा मैडम मैं टीचर बनना चाहूँगा। मैंने कहा तो बहुत लो पेड जॉब है, आप CSS में चले जाएँ। मैंने कहा मैडम जो मेरा इश्क है ना टीचिंग से, वो ये है कि अगर अल्लाह पाक मुझे इतना रिस्क दे कि मुझे पैसे दे के भी पढ़ाना पड़े, मैं तो भी पढ़ाऊँगा। तो ये होता तो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम होता है आदमी के साथ। फैमिली आपको सपोर्ट करती है, असिस्ट करती है, तो फिर क्लैशेस नहीं आते। आप बआसानी हर जगह पे आप परफॉर्म कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप नेचुरल होते हैं ना। अगर आप नेचुरल हो, अब बाज़-औक़ात क्या बसा औक़ात ऐसे होता है, हम मॉर्निंग से जो है वो 1 बजे तक कॉलेज में रहते थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कोरोना डेज से पहले। ओके। तो उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 के बाद, या हाँ 3:30 के बाद आई थिंक एकेडमी स्टार्ट हो जाती थी। तो 4 से लेकर 7 तक, 7:30 तक भी मेरी क्लासेस रही हैं। और फिर 7:30 के बाद हम मूव करते थे वीकेंड पे मुशायरा पढ़ने के लिए। अब होल डे आप बिज़ी रहे हैं, मुशायरा आप पढ़ने जा रहे हैं वीकेंड पे, तो फिर वो 2-3 घंटे की भी मुसाफत होती है। अगर अब सपोज आप यहाँ से खुशाब जा रहे हैं मुशायरा पढ़ने, तो अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाता है। अच्छा, पहले बहुत स्टार्ट में ऐसे था कि हम भी जूनियर्स थे तो हमें पहले पढ़ा दिया जाता था, तो अब थोड़ा सा हमें देर से पढ़ाया जाता है। ये हमारे व्यूअर्स की मोहब्बत है कि उन्होंने इतनी पजीराई दी है कि अब लोग ये समझते हैं कि इस बंदे को थोड़ा सा आखिर से पढ़ा दिया जाए। एक रिस्पेक्ट है, एक इज़्ज़त है, एक एहतराम है, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मैं तो इंतहाई हकीर आदमी हूँ। तो फिर आपको लेट पढ़ाया जाता है तो आप फ्री भी लेट होते हैं, ठीक है। बाज़ महफ़िल में आपको सदर महफ़िल बना दिया जाता है, तो फिर आप जो है एंड पे जाके पढ़ते हैं। तो इन द वेरी मॉर्निंग आप जाके फ्री होते हैं, 4 बजे आप फ्री हो रहे हैं, 3:30 फ्री हो रहे हैं सुबह, फिर आप ट्रैवल करके घर आते हैं। तो अगर ये सब अननेचुरल हो तो आप तो दूसरे दिन ही इसको 3 तलाक़ें दे दें, भी मुझसे ये काम नहीं होने वाला। फिर आपने नेक्स्ट डे जो है ज़ाहिर थकावट होती है, सोना होता है, या फिर बंदे का दिल भर जाता है कि यार ऐसी एक्टिविटीज़ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि नेचुरल है। ये सारी चीज़ें ना वो फिट हो गई हैं। अच्छा, हुस्न परस्त हैं? हर शायर होता है, इसीलिए मैंने पूछा। वो एक शेर था कि हुस्न जिस रंग में होता है, जहाँ होता है, अहले दिल के लिए सरमाया जहाँ होता है। वाह वाह वाह, सरमाया है जहाँ, अहले दिल के लिए। अहले दिल के लिए बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि शायद बाज़ों लोग ही हुस्न परस्त हो सकते हैं। ठीक कहा मैंने। वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इश्क मोहब्बत भी होना चाहिए। आपकी लाइफ में इश्क एक रहा, मोहब्बतें रहीं, ये सिलसिला कहाँ तक था? इश्क मोहब्बत को ना मैं राह समझता हूँ, मंजिल नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि हुस्न परस्त होना, क्या मतलब? हुस्न आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। वो किसी की शक्ल है, वो किसी की अक्ल है, बिल्कुल, या वो किसी की नकल है, कॉपी करना किसी को, एक्टिंग में आप आ जाएं, चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो सिर्फ आप इसको इंसानों में ना देखें, ठीक है। ये जहाँ भी है, हुस्न जहाँ भी है आपको अट्रैक्ट करेगा। लव
जो शदीद वाली मोहब्बत है ना, शदीद वाली वो हर इंसान को होती है लाइफ में, बिल्कुल तकरीबन हर इंसान को तो होती है। अब इंसान नुमा जो हैं उनका मुझे नहीं पता, मुझे भी हुई, और लेकिन राह है, मंजिल नहीं है। मेरे 2 शेर थे, हर शख्स है मुआश के पीछे पड़ा हुआ, हर शख्स है मुआश के पीछे पड़ा हुआ, मैं हूँ तेरी तलाश के पीछे पड़ा हुआ। वाह वाह वाह। अगला शेर अहम है, हर शख्स है मुआश के पीछे पड़ा हुआ, मैं हूँ तेरी तलाश के पीछे पड़ा हुआ, कुछ रोज़ तो बदन का पुजारी बना रहा। वाह। कुछ रोज़ तो बदन का पुजारी बना रहा, अब हूँ बदन तराश के पीछे पड़ा हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। तो मोहब्बत राह है, मंजिल नहीं है। इश्क के बाद कुछ नहीं होता। आपको मोहब्बत हुई, बाद में कुछ और आ गया, वो इश्क नहीं था आपका। इश्क के बाद कुछ नहीं है। इश्क के बाद जो आपकी ज़ात पर हक़ाइक़ मुनकशिफ होते हैं ना, पर्दे हट जाते हैं सर। इश्क मजाज इश्क के हकीकी तरफ लेके जाता है। इश्क मजाज इश्क हकीकी की तरफ लेके जाता है। जैसे मैंने शेर में कहा है, बिल्कुल, कुछ रोज़ तो बदन का पुजारी बना रहा, अब हूँ बदन तराश के पीछे पड़ा हुआ। तो स्टेजेस हैं, हम इंसान हैं, हमारा ख़मीर बनाने वाली ज़ात ने हमारे अंदर हमारी फितरत रखी हुई है, उसमें ये मोहब्बत भी एक जज्बा है। हमारे ज़ात के अंदर और भी उस पाक ज़ात ने कई जज्बे वदीयत किए हैं, उनमें से एक ये भी है। तो ये भी होता है, हमें भी हुआ, और इश्क की तलाश में हूँ अभी तक। हाँ जी। वाह। अच्छा, खैर अब थोड़ी सी आपकी पसंद नापसंद पे आ जाते हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मुझे ना देसी और सादा खाने पसंद है, रिवायती। ये बारबेक्यू फास्ट फूड आई डोंट लाइक। तो घर में बाज़ औक़ात कभी तज़किरा चले, हमारी जो फैमिली है, फैमिली से रिलेटेड हमारे जो रिलेटिव्स और हमारे यहाँ आना जाना होता है, तो आई लाइक वेरी सिंपल फूड, देसी खाने। वो बारबेक्यू टाइप और फास्ट फूड में पसंद नहीं करता। सारे फैमिली वाले फिर हैरान होते हैं कि पता नहीं आप भाई किस मिट्टी से बने हैं। सोबत मुझे बहुत पसंद है। वाह। और फिर सोबत हो और अपनी सारी खसूसियात के साथ हो। अब डेरेवाल है ना, तो वहाँ की सबसे ख़ास हाँ, वहाँ भी थी। और इसको जितना मैंने स्टडी किया है तो ये बनु हाशिम से चली, जनाब हाशिम अलैहिस्सलाम से चली, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद पाक से ये सिलसिला चला। तो ना उसकी पूरी खसूसियात हों। मसलन आप पूछें भी कौन सी, तो माने घर में पके, वो रोटी बड़ी होती है ना, हाँ जी, बारीक, उसको माना कहते हैं, तो वो घर में पके। बेहतर है कि सालन कोई मर्द बनाए। इसकी क्या वजह है? जैसे चौक बैठक पे बैठ के ना बाहर, ठीक है, वो मर्द बनाए, तो फिर तादाद खाने वालों की जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा लुत्फ़ आता है। ओके। और सोबत की ना एक ये भी खसूसियत है कि उसी सोबत के अंदर जब लोग खा रहे होते हैं ना मिलके, उसके अंदर ही अंदर कोई ना कोई आदमी पकड़ा जाता है नेक्स्ट सोबत के लिए। ओके। मुझे याद है, मैं अपने बचपन की आपको बात बताऊं, मामू के साथ मैं गया सोबत खाने एक चौक पे। तो वहाँ पर ना सोबत खा के तो मैं उठ के हाथ शाथ धो के ना मैं साइड पे बैठ के, वो खाने वाले सारे मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं बिल्कुल बच्चा भी नहीं था, बड़ा भी नहीं था। तो आई आस्क्ड फ्रॉम माई अंकल, मैंने कहा मामू ये सब मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? उसने कहा बेटा चूँकि आप सबसे पहले सोबत खा के हाथ धो के साइड पे बैठ गए, तो नेक्स्ट सोबत तो आप पे आना थी, वो इसलिए आपको देख रहे थे। तो ना अब वो चीज़ें रही नहीं हैं। अब तो यार बाज़ार में सोबतें बन रही हैं यार, वो आप हर शय पैक करा के घर ले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो लुत्फ़ तो ना रहा ना जब सारे मिल के बैठते हैं, मिल के खाते हैं, बोटियों की तकसीम पे बहस होती है। तो आई लाइक सोबत वेरी मच। खुद भी आती है बनाना? नहीं, मिसेज़ अच्छी बना लेती हैं,
बहुत अरसा हुआ, अम्मी ने तो कुकिंग छोड़ दी। तो वो अच्छी बना लेती, आई डोंट नो। हमारे शायरों में सैयद मुस्तर शाह काज़मी हैं हमारे एक दोस्त, वो बहुत अच्छी बनाते हैं सोबत। कभी मैं अपने घर पे प्रोग्राम बनवाऊँ तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आके बना देते हैं। आप सर मुझे रंगों के हवाले से बताएं, कौन से रंग ज़्यादा पसंद करते हैं आप? भला रंग किसी को पसंद नहीं भी होते, मतलब कोई ख़ास होता है जो आपको ज़्यादा पसंद होता है, ज़्यादा कम, इस तरह से तो पसंद हो सकते हैं ना? कोई भी रंग हो मुझको कशिश नहीं करता, वाह। मगर जो आपने पहना पसंद करता हूँ। वाह 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 वाह। तो ये भी है कि वो रंग पहना हुआ किसने है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन भी आदमी को अट्रैक्ट करता है। तो जो सारे आप नेचुरल कलर है ना, नेचुरल कलर्स मिलावट से पाक, वो मुझे सारे अट्रैक्ट करते हैं। रॉयल ब्लू ज़्यादा पसंद है। रॉयल ब्लू। और ब्लैक के बारे में क्या ख्याल है? ब्लैक अच्छा है। ब्लैक को मैं कुछ और एंगल से देखता हूँ। ओके। इंटरनेशनली कहा गया है कि जो ब्लैक है ना, ये मॉर्निंग ड्रेस है, गम का लिबास है, ठीक है। तो हमारा मेंटल मेकअप भी ऐसे ही था कि ये गम का लिबास है। जैसे शिया हजरात आपने देखा होगा माहे मुहर्रम में वो पहनते भी हैं ये रंग। गिलाफ काबा भी जो है वो ब्लैक है। कुरान पाक के जो हरूफ हैं वो भी ब्लैक हैं। तो एक तकद्दुस था इस रंग के हवाले से हमारे माइंड में था। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है तो लोग शादियों पर भी पहन रहे हैं। तो एक रंग है, और इस ब्लैक कलर को अगर कोई सफ़ेद रंग पहन ले, सफ़ेद रंग आदमी पहन ले, तो उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी सी आपसे इजाज़त लेके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारा ईद का प्रोग्राम है, तो आपसे वो सारी बातें करनी हैं जो शायद आपके चाहने वाले, आपके स्टूडेंट्स, आपसे रिलेट करने वाले लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी मैरिज लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ये ना फारूक, बहुत ज़्यादा र्यूमर है कि मेरी शादी लव मैरिज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट वाज प्योरली डिसीजन ऑफ माय मदर। अब्बू जी मरहूम कहा करते थे कि बेटा आप पढ़ाई मेरी पसंद की करें, जो आपकी शादी होगी वो मैं आपकी पसंद की करूँगा। तो आई वाज सेटिस्फाइड कि मैं जहाँ चाहूँगा अब्बू जी मेरी शादी कर देंगे। लेकिन 2009 में अब्बू की डेथ हो गई। 2011 में मेरी शादी हुई। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपनी कोई पसंद अपनी अम्मी को बताऊं या उन्हें मजबूर करूं। एंड आई थॉट कि अम्मी जहां आप मुनासिब समझें आप शादी कर लें। तो फिर जहां उन्होंने मुनासिब समझा मेरी वहां पे शादी हुई। लेकिन ये सच है कि अगर मेरी कहीं पसंद की जगह पे शादी होती, या किसी की अगर पसंद की जगह पे शादी हो और वो आदमी जैसे लाइफ को एंजॉय करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वैसे ही एंजॉय कर रहा हूँ। चलें, गुड है कि माशाल्लाह आपकी जो अरेंज है वो अब लव मैरिज है, यस यू कैन से। अच्छा, एक बात बड़ी उड़ती उड़ती सुनाई देती है, आपसे वो भी मुझे क्लियर करनी है कि आपकी दूसरी शादी के हवाले से बातें होती हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं? हाँ जी। नहीं, दूसरी शादी के हवाले से र्यूमर्स हैं कि मेरी 2 शादियाँ हैं। नो, सिर्फ एक है। ओके। अच्छा, वैसे किसी की अगर 2 हों भी सही तो वो मीडिया पे आके बताएगा तो नहीं, बट मैं अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मेरी एक है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। अल्लाह पंजतन पाक सबको ऐसी ज़िंदगी नसीब करे। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ दे। सर, एंड पे आपसे हमेशा कुछ सुनता हूँ, लेकिन आज मैं अपनी फरमाइश पे आपसे वो नज़्म सुनूँगा। आपने एक नज़्म लिखी थी, तिल के रिलेटेड वो थी और बहुत मशहूर हुई, और जो आपके चाहने वाले हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, वो शायद अब तक सबसे ज़्यादा उस नज़्म को पसंद करते हैं। उसके पीछे भी एक कहानी है, पहले आपने वो सुनानी है, फिर उसके बाद आप नज़्म सुनाएंगे। सही है। ये फारूक मैंने लिखी थी एमए इंग्लिश में। अपने मैं हॉस्टल के रूम में बैठा हुआ था, मुझे ऐसे आइडिया आया था, इमेजिनेशन, ये प्योरली इमेजिनेशन था डियर व्यूअर्स। मेरे ख्याल में आया तिल, फिर मैंने उस पर पोएम लिखी। नेक्स्ट आई थिंक 2 डेज़ में ना जाके मैंने क्लास में सुना दी। तो फिर मैं हमारी क्लास में ना डॉक्टर शीरी ज़ुबैर साहिबा ने, हमारी मैडम थी,
उन्होंने कुछ डिस्कशन के ग्रुप्स बनाए हुए थे। जो फर्स्ट 7 रोल नंबर थे ना हमारी क्लास के, आई वाज रोल नंबर 2, जो फर्स्ट 7 रोल नंबर थे उनको मैडम ने बना दिया था ग्रुप लीडर्स, और उनके साथ 6-6 लोग अटैच कर दिए थे। तो मेरे ग्रुप में 5-6 इत्तेफाक से गर्ल्स थी सारी, तो हम डिस्कशन कर रहे थे। पोएम मैं सुना चुका हूँ, हम डिस्कशन कर रहे थे। एक बच्ची उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, हमारी क्लास वाली। तो मैंने कहा भाई आपको मैंने चंद पेजेस कहे थे नॉवेल के स्टडी करके आने हैं, तो अब आप डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले रही, दैट्स नॉट फेयर, कल हमारी परफॉर्मेंस है। तो वो फिर भी ना बोलें, वो सर झुकाए बैठी थी। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हुआ। मैंने कहा मैडम ऐसे नहीं चलेगा, अगर आपने कोऑपरेट ना किया तो फिर आप ये ग्रुप छोड़ दें, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अब आप वाला काम मैं किस ज़िम्मे में लगाऊं? सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, अपना हिस्सा में ज़्यादा रखता था। तो फिर उनकी एक मुझे सहेली ने साइड पे ले जाके बताया कि वो आपने एक पोएम कही है ना तिल, तो वो उस पोएम में जैसे आपने तिल का तज़किरा किया है तो इसका भी फेस पे ना वहीं तिल है, तो वो शर्मा रही है, शायद आपने इस उन पे लिखी है। अब वो सरप्राइज, बिकॉज ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, और ना ही मैंने किसी के चेहरे को इतना फोकस किया था क्लास में। तो फिर मजबूरन जाके मैंने क्लास में अनाउंस किया कि डियर क्लास, वो पोएम प्योरली एक इमेजिनेशन और तसव्वुर और शायराना ख्याल पे बेस करती है। ये बहुत स्टार्ट की बात है जब मैं इंग्लिश कर रहा था। तो फिर वो जो है ना जी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लैरिफाई हो गई थी। मैं वो सुना देता हूँ आपको। ज़रूर। तिल इसका उन्वान है। चांद और तारे रात को चमकें, देखे दुनिया सारी, लेकिन दिन जब आंख दिखाए छुप जाएं बेचारे। वाह। मेरे जहन के पर्दे पर भी है एक चांद सितारा। वाह वाह। चाहे सूरज आंख दिखाए, चाहे रात आ जाए, चांद भी रोशन रहता है, तारा भी साथ निभाए। मेरे जहन के पर्दे पर जो बना है चांद सितारा, चांद है तेरा चेहरा। वाह वाह वाह। और मालूम है तारा क्या है, तेरे निचले होंठ के नीचे हल्का सा एक तिल। वाह। यानी मेरा दिल, छूना भी मुश्किल, पाना भी मुश्किल। वाह वाह वाह। तो ये नज़्म थी, इमेजिनेशन पे बेस करती थी, जिसको रियलिटी में लिया गया और फिर हमने उसको क्लियर कर दिया था। सर थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम बहुत मज़ा आया। आपसे शायद वो तमाम बातें हो गई जो देखने वाले सुनना चाहते थे। बहुत शुक्रिया सर। और आखिर में ईद के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहें तो? हाँ, मैं ज़रूर देना चाहूँगा ईद के हवाले से प्रोग्राम, और मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा जो आपने कहा है कि इस बार ईद सादगी से मनाई जाए। इस बार कोशिश की जाए कि उन लोगों को विज़िट किया जाए जो चाहते हैं कि हम उनको विज़िट करें। आम तौर पे हम यही करते हैं, हम वेट करते हैं, हम तरसते हैं कि हमें वो मिलने आएँ जिन्हें हम चाहते हैं। आज थोड़ा सा यूँ करके देख लें, आप पहल करें, आप उनके पास जाएं जिनके लिए आप स्पेशल हैं। देखिए फिर ईद की खुशियाँ कैसे दोबाला होती। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत पैगाम। नाज़रीन, अपना और अपने साथ रहने वाले लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।